हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिर से वापस उसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिससे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था, भारत में मिट्टियों के प्रकार। इसमें हमने जलोढ़ मृदा और साथ ही साथ काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, इनके बारे में हमने पढ़ा था। इसमें हमने इनकी विशेषताओं और इनकी उत्पत्ति के कारणों, इनके बारे में हमने डिटेल से देखा था कि भारत में कौन कौन से स्थानों पर पाई जाती है, ये भी हमने इसमें डिस्कस किया था। तो इसको हम लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट जो मिट्टी के प्रकार है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। जो लेटराइट मिट्टी है इसका भी हमने अध्ययन कर लिया था। ये जो लेटराइट मिट्टी है यह चूना मिट्टी और चूना और नाइट्रोजन, पोटाश और इसमें ह्यूमस की कमी पाई जाती है। और इस मिट्टी में चूने की कमी के कारण ये मृदा क्या होती है, अम्लीय होती है। और ये अम्लीय होने के कारण इस मिट्टी में चाय की खेती बहुत अच्छे से की जा सकती है। तो आप लोगों से कभी भी प्रश्न पूछा जाए कम्पिटिटिव एग्जाम में कि मृदा जो है मोटे अनाजों की खेती के लिए फेमस है या फिर मोटे अनाजों की कृषि के लिए उपयुक्त मृदा है, तो वो तो है मिट्टी। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जो मृदा है वो है लेटराइट मिट्टी। अब जो है अगली जो है मृदा वो है पर्वतीय या वनीय मिट्टी। इसको हम माउंटेन सॉइल भी कहते हैं। पर्वतीय ढालों पर यह विकसित होने के कारण इस मिट्टी की परत पतली होती है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जो पर्वतीय भाग होते हैं उनका ढाल तीव्र होता है। और तीव्र ढाल होने के कारण थोड़ी सी भी अगर वर्षा होती है या फिर थोड़ा सा भी जल प्रवाहित होता है तो उससे ये जो अपर मोस्ट फर्टाइल लेयर होती है ये क्या हो जाती है, अपरदित होकर आगे बढ़ जाती है और जल्दी से इसका अपरदन हो जाता है। इस कारण ये परत क्या पाई जाती है, क्षेत्रों में पतली पाई जाती है। इस मिट्टी में जीवाश्म की अधिकता होती है, परंतु यह जीवाश्म अनअपघटित होते हैं, यानी कि ये जीवाश्म पूरी तरीके से अपघटित नहीं हो पाते हैं। इसी कारण ये मिट्टी इतनी उपजाऊ नहीं होती है। इसमें ह्यूमिक अम्ल का निर्माण होता है और ये मिट्टी अम्लीय हो जाती है। इस मिट्टी में पोटास, फॉस्फोरस, चूने की कमी होती है और इसकी उर्वरक शक्ति भी क्या होती है, कम होती है। पहाड़ी ढालों पर स्थित होने के कारण इस मिट्टी में बागानी कृषि की जाती है, जैसे चाय, कहवा, मसाले, फलों की कृषि आदि इस मिट्टी में की जाती है। चाय क्या है, एक प्रकार की बागानी कृषि है, चाय और कहवा। इसलिए पर्वतीय और वनीय मिट्टी बागानी कृषि के लिए बहुत अधिक उपयोगी है। और मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित होने के कारण यह मिट्टी उतनी उपजाऊ नहीं हो पाती है। अगली जो मिट्टी है वो है मरुस्थलीय मिट्टी। इसको हम डेजर्ट या एरिड सॉइल भी कहते हैं। यह मिट्टी जो होती है वास्तव में बलुई मिट्टी है, क्योंकि इसमें लोहा एवं फॉस्फोरस पर्याप्त मात्रा में होता है, परंतु नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। यह एक अनुर्वर मृदा है और इसमें क्षारीय गुण पाए जाते हैं। इस मिट्टी में मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी आदि तिलहन पैदा किए जाते हैं। आप इसका सबसे अच्छा उदाहरण दे सकते हैं राजस्थान। भारत में जो राजस्थान जो राज्य है उसका अधिकांश भाग जो है लगभग 60% हिस्सा मरुस्थलीय क्षेत्र है। और मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर अपरदन की समस्या से प्रभावित है और इस क्षेत्र में अत्यधिक शुष्कता के कारण यहाँ पर यह मिट्टी पाई जाती है। और इसीलिए इस क्षेत्र में ज़्यादातर मोटे अनाजों की कृषि की जाती है, जैसे कि ज्वार, बाजरा और तिलहन आदि पैदा किए जाते हैं। तो यह जो मरुस्थलीय मृदा है यह ज़्यादातर अपरदन की समस्या से प्रभावित होती है और इसमें जो है उर्वरा शक्ति बहुत न के बराबर पाई जाती है। और ये यहाँ पर जो जल को मतलब परकोलेट करने की क्षमता है, हम कह सकते हैं जल को अवशोषित करके बनाए रखने की क्षमता इस मिट्टी में न के बराबर पाई जाती है। अगली मृदा है लवणीय एवं क्षारीय मृदा। इसको हम सलाइन सॉइल भी कहते हैं। इस मिट्टी को रेह, ऊसर या कल्लर के नाम से भी जाना जाता है। और इस मृदा का विकास मुख्य रूप से वैसे क्षेत्रों में होता है जहाँ शुष्क जलवायु पाई जाती है एवं जल निकास की समुचित व्यवस्था का अभाव होता है। ऐसी मिट्टी में केशिकाकर्षण की क्रिया को हम ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर तापमान बहुत अधिक है, शुष्क जलवायु पाई जाती है, तो अगर किसी क्षेत्र में थोड़ा भी जल एकत्रित हो जाता है तो वह जल जो है अत्यधिक से तेजी से वाष्पीकरण हो जाता है। और वाष्पीकरण के साथ साथ जो मिट्टी में उपस्थित चूने के पदार्थ हैं या जो हम कह सकते हैं कैल्शियम जो होता है, सोडियम जो होता है, मैग्नीशियम जो होता है, वो मृदा की ऊपरी परत में आकर जमा हो जाता है। इस कारण मृदा क्या हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है। और कुल मिलाकर इस प्रकार की जो मिट्टी होती है, इस प्रकार के जो क्षेत्र होते हैं उसको रेह, ऊसर या कल्लर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी मृदा जो होती है केशिकाकर्षण या कैपिलरी एक्शन से प्रभावित होती है।
तो वो आप इसको ध्यान रखें। वो कौन सी मृदा है, लवणीय या क्षारीय मृदा। वहाँ पर हमने एक और मृदा में पढ़ा था जिसमें हमने देखा था लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग प्रोसेस से लेटेराइट सॉइल या लाल पीली मिट्टी प्रभावित होती है जो आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला जो है इसमें यह है कि इस मिट्टी में लवण की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि वाष्पीकरण अधिक होता है, इसलिए लवण की क्वांटिटी बढ़ती चली जाती है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में उच्च ज्वार के समय नमकीन जल के भूमि पर फैल जाने से भी इस मृदा का निर्माण होता है। तो यह मृदा जो है लवणीय और क्षारीय मृदा या तो हमें उन क्षेत्रों में मिलेगी जहाँ पर तापमान बहुत अधिक है, लवणीय क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है जहाँ पर छोटे मोटे तालाब, समुद्र तटीय क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाएगी। इस मृदा में नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है। यह एक अंतरक्षेत्रीय मिट्टी है और इसका फैलाव दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान, केरल के तट और सुंदरवन क्षेत्र में पाई जाती है। तटीय क्षेत्रों में इस मृदा में नारियल के पेड़ सबसे ज़्यादा पैदा किए जाते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि लवणीय और क्षारीय मिट्टी में नारियल की खेती अच्छे से की जा सकती है। इस मैप में जो मिट्टियाँ हैं भारत की प्रमुख, उनका वर्गीकरण और उनका वितरण दिखाया गया है जिसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि पर्वतीय मिट्टी ज़्यादातर हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है और जो उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश है उनमें पाई जाती है। और यहाँ हम देखेंगे जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र यह क्षेत्र हैं जो कि मूल रूप से गंगा यमुना मैदानी प्रदेश क्षेत्र है और ब्रह्मपुत्र का मैदान इसमें सम्मिलित है। और दूसरी ओर अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लाल और पीली मिट्टी जो पाई जा रही है वो ज़्यादातर जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके उन क्षेत्रों पे पाई जाती है जहाँ पर अच्छी खासी वर्षा नहीं हो पाती है ठीक से और शुष्कता पाई जाती है। लेटराइट सॉइल हमें उन क्षेत्रों में मिलेगी जहाँ पर वर्षा बहुत अधिक है और लीचिंग प्रोसेस प्रभावित है। तो केरल का जो तट है वो यह क्षेत्र है, मेघालय और छोटा नागपुर का पठार और ये सब चीज़ें, ये सब स्थान लेटराइट मिट्टी से प्रभावित क्षेत्र हैं, लेटराइट मिट्टी के क्षेत्र हैं। काली मिट्टी जो है वो भी दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाने वाली मिट्टी है और मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान के मरुस्थलीय भाग में अच्छे से पाई जाती है। अगली मिट्टी जो है वो है पीट या जैविक मिट्टी। इसको हम ऑर्गेनिक सॉइल भी कहते हैं। यह दलदली क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है क्योंकि इसमें जैविक पदार्थों के अंश जमा हो जाते हैं और ये सड़ गल कर इस मिट्टी का निर्माण करते हैं। यह मिट्टी काली, भारी और काफ़ी अम्लीय होती है। इसमें साल्ट की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और इस मिट्टी का जो मुख्य क्षेत्र है वो है केरल का आलप्पी जिला और उत्तराखंड के अल्मोड़ा, सुंदरवन के डेल्टा वाले क्षेत्र, निचले डेल्टा क्षेत्र इसमें ये पाई जाती है। इसको हम डेल्टा भी कहते हैं इस वजह से। अब जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मृदा के वर्गीकरण के आधार पर भारतीय मृदा को निम्नलिखित भागों में बांटा है। अगर आपसे कभी पूछा जाए तो आप इससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पहली तो है इंसेप्टिसॉल मृदा, एंटीसॉल मृदा, अल्फीसॉल मृदा, वर्टिसॉल, एरिडोसॉल, अल्टीसॉल और मॉलिसॉल और अन्य मृदा। आप अभी जो वर्तमान में यह जो वर्गीकरण है जो कि ICAR के द्वारा वर्गीकृत किया गया है, काफ़ी ज़्यादा प्रचलित और मान्य है। तो इसको हम जो वर्ल्ड लेवल पे जो सॉइल का हम अध्ययन करेंगे उसमें हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। और आज का ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न हो या क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।